न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी सेकंड क्लास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से 1981 इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले कितनी हमारी 5 से 6 तरीके की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई एंड किस तरीके से वो 1990 या 1985 तक आते आते फेल हुई। हमारी PSUs किस तरीके से लॉस में गई। तो हमने लास्ट क्लास में सब कुछ देखा था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी हमारी रहेगी LPG के ऊपर, कि हमारे को गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से किया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हमारी जो है 1981 के ऊपर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1981। हमने जो लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पढ़ा था वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 पढ़ा था, और हमने देखा था कि उस समय पे सीका को लाया गया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई थी, गवर्नमेंट की PSUs। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि 1981 की इकोनॉमी को। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इंक्लूडेड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मेजर्स इंक्लूडिंग द। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई थी सरकार के द्वारा। तो फर्स्ट जो था वो था द डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो हमारा जो इंडियन रुपीज़ जो है INR जिसको हम कहते हैं उसको डिवैल्यूएट कर दिया था मार्केट में। डिवैल्यूएट का मतलब है कि उसकी वैल्यू को कम कर देना अदर करेंसीज के मुकाबले। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है गवर्नमेंट को। अब इससे फ़ायदा ये होता है गवर्नमेंट को कि इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो चीप हो जाता है, और अगर हमारा एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा वर्ल्ड मार्केट में। मतलब पहले जो हमारी चीज़ जो मार्केट में 100 रुपये की जा रही थी, आज अगर उसकी वैल्यू हमारी 100 से घट के 80 रुपये हो जाती है तो क्या होगा कि इसमें 20 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है। तो अभी मार्केट में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है प्राइस के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट जो हो जाता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन जो मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो इसके लिए डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी किया गया सबसे पहले। फिर उसके बाद में क्या किया कि जो हमारी पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोले तो कि जैसे हमारे पार्क्स हैं या रोड्स बनवाना है, पार्क्स बनवाना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट फ्री में जो दे रही है, BPL लोगों को जो फ्री में दे रही है, तो इन सब चीज़ों में रिडक्शन किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम किया। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट क्या किया कि पब्लिक सेक्टर जो फूड एंड फर्टिलाइजर्स को जो सब्सिडीज़ दे रही थी, ये पब्लिक सेक्टर फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी 1990 से पहले, और इसका आज भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बोलबाला रहता है कि गवर्नमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा घोटाले करती है, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाती है ताकि लोगों को थोड़ा सस्ते दामों पे फर्टिलाइजर्स मिल सके। और ये सब स्टार्ट कब हुआ था 1973 के बाद में, जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद से ही। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है इस सब चीज़ों में। फिर क्या किया गया, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, एंड हाई टेक एक्टिविटीज़। अब हमको क्या किया गया भैया कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, किसमें, कैपिटल इंटेंसिव, कि आपको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करा सकते, आपको प्रोडक्ट्स ऐसे भी प्रोवाइड करवाने हैं जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो, मतलब उनकी क्वालिटी भी कुछ हो। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द कैश कंपनसेटरी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये CCS के नाम से जाना जाता है, और इसको गवर्नमेंट इंडिया में 1966 में गवर्नमेंट ने पहले लॉन्च किया था, और इसको 1991 में एब्लिशन कर दिया गया इसका। ठीक है, तो ये तो इसमें पॉइंट्स थे जो कि गवर्नमेंट ने मेजर पॉइंट्स लिए थे। अब हम आगे इसमें डीप में भी जाएंगे कि गवर्नमेंट ने और क्या क्या पॉइंट्स लिए थे। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी। जो हमारी 1980 की एक इकोनॉमी इंडियन पॉलिसी आई थी इकोनॉमी की, तो फिर 1981 में लाने की फिर से ज़रूरत क्या पड़ गई, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 साल बाद। और तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स थे, क्या क्या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे रहा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो मोर देन उसकी इनकम से था। ठीक है, जितनी भी मतलब गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, बोरिंग हो रही है कहीं से भी, तो वो उससे ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है अपना। और तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब भाई आपका हर साल जो है डेफिसिट बढ़ता जाएगा, आपको वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज ब्लैक लिस्ट कर देंगी, आपको आगे फ्यूचर में लोन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो आप क्या करोगे अपनी कंट्री में जो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी है आपको पब्लिक इस पे स्ट्रक्चर पे, पर आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास ना तो पैसा है और ना बोरिंग लेने की अब ताकत भी बची है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ कि व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा था इनकम से, और फिर द गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री। अब सरकार की इतनी बुरी नौबत आ चुकी थी कि बैंक से तो सरकार बोरिंग ले ही रही थी, साथ ही साथ उन्होंने पीपल से भी, मतलब कि जो हमारे लोग हैं इंडिया के, उनसे भी लेना स्टार्ट कर दिया।
और हमारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, और अब तो ADB भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बैंक्स बन गए। तो उस टाइम पे जैसे मेजर जो हुआ करते तो IMF और वर्ल्ड बैंक ही था, तो उनसे भी इन्होंने बोरिंग लिया। ठीक है, अब आप बोरिंग लेते जा रहे हो पर आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है रीपेमेंट के लिए, तो आप उसको किस तरीके से वापस चुकाओगे। ठीक है, तो एक समय पे आके जो IMF और वर्ल्ड बैंक था उन्होंने मना कर दिया बोरिंग देने के लिए गवर्नमेंट से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि इसकी वजह से हमको 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आनी पड़ी। फिर क्या हुआ कि हम इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने पेट्रोलियम का, ठीक है, और उसको डॉलर्स में पे करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इतना कम है कि हम अपने जो मतलब बाहर से फॉरेन करेंसी का रिजर्व लगा ही बिल्कुल भी इंडिया में इकट्ठा ही नहीं कर पाते। तो हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे इसका, जब हमको और पेट्रोलियम चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्ट्स जो चाहिए जो इंडिया में नहीं बन रहे एसेंशियल गुड्स, तो उसका हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो ये भी एक इसमें फैक्टर था। फिर उसके में क्या होता है कि गवर्नमेंट का भाई इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आज भी है, तब भी था और हमेशा फ्यूचर में रहेगी भी। ठीक है, फिर उसके अंदर पॉवर्टी है मार्केट में। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, आपके पास मतलब पॉपुलेशन जितने आप रिसोर्सेज सोचते हो उससे कई ज़्यादा हर 10 साल में आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। आप प्लानिंग करते हो कुछ लगभग 90 करोड़ लोगों के लिए, लेकिन जब आप अगले 10 सालों में देखते हो तो वो 100 करोड़ को भी एक्सीड कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, तो गवर्नमेंट इसमें ही फेलियर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था। फिर इसके अंदर में क्या आता है कि फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि जो हमारे सोशल, जिसको हम कहते हैं पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सोशल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ज़्यादातर, तो वो कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करते गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ उसमें एक्सपेंडिचर कर रही है, बट उसमें बिल्कुल भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे पार्क गवर्नमेंट ने बनवाया, तो पार्क बनाने से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हुआ, बट वो एक सोशल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को खर्चा तो करना ही पड़ा। गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, रोड बनाने से क्या हुआ, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ा, बट उस गवर्नमेंट को बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू नहीं हो रहा, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती जा रही है। फिर उसके अंदर जो हमारे PSUs थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर रखा था 1980s तक। हालांकि आते आते गवर्नमेंट कुछ FDI को अलाउ भी किया, बट वो एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में ही आता था। तो ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या हुआ, फेल हो गई ये सब टैकल करने के लिए सिचुएशन को। तो ये कुछ हमारे 5 पॉइंट्स हैं मेन, जिनकी वजह से हमको 1991 में इतना बड़ा रिफॉर्म लेके आना पड़ा। अब हम आगे चलते हैं क्लास की तरफ। इसकी तरफ ये देखो, एक कार्टून है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब ये कार्टून क्या शो करता है, ये कार्टून शो कर रहा है कि ये हमारी इंडियन इकनॉमी है, ठीक है, और इसके ऊपर ये कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब मैं ये पॉलिटिशियंस या राजशाही लोग हैं जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, ये PSUs भी हैं। लेकिन ये देखिए इंडियन इकनॉमी किस तरीके से रेड टेपिज्म में बांधा हुआ है कि इंडिया को बाहर जाके हमारे को लोन लेना पड़ रहा है और बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी पड़ रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये कार्टून रहा था उस टाइम पे। ठीक है, अब क्या होता क्या है, गवर्नमेंट के पास में ना पैसा है, ना बाहर से लोन लेने की कोई क्षमता बची है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ही लोगों से भी लोन ले चुकी है, अपने बैंक से भी लोन ले चुकी है। गवर्नमेंट के पास में कोई रिसोर्स नहीं बचा। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का ही पेमेंट के लिए रिजर्व बचा हुआ है कि आप एक हफ्ते तक ही पेट्रोलियम में अदर गुड्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट जाती है IBRD के पास में, IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक के पास में, और IMF के पास में जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि हम हमारे पास में आज कुछ भी नहीं है, हमारी कंट्री आज फेल हो जाएगी मार्केट में, हम क्या करेंगे। ठीक है, हमारे पास में लोगों के लिए एक्सपेंडिचर के लिए पैसे नहीं, हमारे पास में पेट्रोलियम खरीदने के लिए पैसे नहीं, हमारी इकोनॉमी एक क्राइसिस में बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंस चुके हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, पर हम आपकी मदद तो करेंगे पर आपको हमारे जैसे चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से ही चल रहे हो फिर आप हमसे बार बार लोन लेने आओगे तो हम आपको लोन देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा और जो हम कहेंगे आपको वही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कुछ भी तरीके का कोई भी चारा नहीं बचता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है कि हम मतलब ये वाली सिचुएशन है कि मरता क्या नहीं करता। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिया एग्री हो जाती है कि ठीक है आप जैसे बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक और IMF से अपना पैसा लेके आती है और फिर इंडिया में आके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी 1991 है उसको आके लॉन्च कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने बोला कि आपको इंडिया को है जो लिबरलाइज करना पड़ेगा, अपनी लिबरलाइज करना पड़ेगा कि और भी इन्वेस्टमेंट लोग कर सकें, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि भाई आप पब्लिक सेक्टर पे फिर से आके फोकस देने लगे, हमसे आप पैसा लेके जा रहे हो, ठीक है, और फिर आप जाके फिर से पब्लिक सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर दो और फिर आपकी कंपनीज डूब जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं
आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी, मतलब ग्लोबलाइजेशन को आप नहीं अपनी कंट्री में अलाउड कर रहे हो, अब आप वो भी खोलिए। ठीक है, तो आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तें रखी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर एग्री कर जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और कोई चारा नहीं था। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी इकोनॉमीज हैं जैसे यूएस हो गया और यूके हो गया, तो ये लोग मतलब इस पर डोमिनेट करते हैं आज भी, तो उस टाइम पे भी करते थे। तो ये वर्ल्ड बैंक ने नहीं, ये मेजरली इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने ही इंडिया को प्रेस्टाइज किया कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए और हमको उसमें आके इन्वेस्टमेंट करने दीजिए। ठीक है, आज ये आप देखोगे इंडिया में यूएस की कंपनीज का डोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहीं से आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी मेन पॉइंट्स कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे खोली गई उस टाइम पे। फिर अब हम आगे चलते हैं कि अब उसमें क्या किया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए कैसे, ये आए दो पॉलिसीज़ के थ्रू। सबसे पहले एक थी वो थी स्टेबलाइजेशन एंड एक था स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। ठीक है, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म मेजर्स का ही मतलब होता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं जो कि कोई भी गवर्नमेंट अपने उसमें लागू करती है। इसमें होता है जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना या फिर अपने मनी सप्लाई को बढ़ाना, तो ये सब कुछ स्टेबलाइजेशन में आते हैं। अब मेन जो होता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, किस में आया, ये आया भाई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में इंडिया में। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स को। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स में देखो यहाँ पे आपको सब्जी के फोटो लगी हुई है, क्योंकि ये मेनली है कि आप अपने जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करो और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इनको कंट्रोल करो। ठीक है, इनको कंट्रोल में लेके आओ, तभी आपका जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं वो इन्हीं दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप इन चीज़ों को अचीव करो, फिर लॉन्ग टर्म में तो आपकी इकोनॉमी अपने आप ग्रोथ करेगी जब आप दूसरे मेजर्स लेते हो तो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए गए, छोटे छोटे मेजर्स जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब कुछ आया। ठीक है, फिर उसके अंदर जो सबसे मेन है वो आया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे देखो फोटो लगी, एफडीआई को अलाउड किया गया, मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये बुला रही है उनको हाथ जोड़ के कि भैया आइए, एफडीआई के थ्रू आप हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आइए, हम आपको यहाँ पर राजशाही की तरह रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स रहेंगे। ठीक है, एम्ड एट इम्प्रूविंग द इफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए किया गया, और रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं, लिबरलाइजेशन है। ठीक है, इफिशिएंसी इन द इकोनॉमी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, प्राइवेटाइजेशन एंड वेरियस सेगमेंट्स को अपनी इंडियन इकोनॉमी में अलाउ कीजिए, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये तीन इसमें मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ। हम आगे देखते हैं तो हुआ क्या। अब इसमें हुआ ये कि गवर्नमेंट ने 1956 में जो 17 इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखी हुई थी उनको घटा के 8 कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि मतलब इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पे, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1956 से 1981 तक आगे तक एक भी इंडस्ट्री उसमें से नहीं निकाल रही थी, वो उन्होंने सीधे एक साल में ही उन्होंने आते आते कितनी 9 इंडस्ट्रीज़ को इसमें से बाहर निकाल दिया सारी रिजर्व लिस्ट में से। और फिर उसके बाद में इन्होंने थोड़े सालों बाद ही 1989 में जैसे किया, तो इन्होंने 5 मोर इंडस्ट्रीज़ को बाहर निकाल के सिर्फ और सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ रखी। 3 इंडस्ट्रीज़ क्या थी, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल्स, और वो भी वो वाले मिनरल्स जिनको मोमिक एनर्जी एक्ट 1953 में शेड्यूल किया गया था। ठीक है, और रेल ट्रांसपोर्ट। आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो रेल ट्रांसपोर्ट में भी एफडीआई को अलाउड कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को अलाउड कर रही है गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन। फिर इसके बाद में आया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया। पैसा कमाया इन द सेंस कि डिसइन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। ठीक है, 2000 से 2002 में के बीच में गवर्नमेंट ने कितना पैसा कमाया, 1920 मतलब 10 सालों में ही गवर्नमेंट को 26,139 करोड़ रुपीज़ का पैसा आया गवर्नमेंट के पास में। कि मतलब गवर्नमेंट ने अब कहा कि हमारे पास में फंडिंग की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि भैया आपने सब कुछ तो भेज दिया, आपके पास में पैसे की कमी तो अब रहेगी भी नहीं वैसे भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 सेक्टर्स बाद में रख लिए गए। इसमें पहले 17 थे, 1991 में 8 करे गए, फिर उसके बाद से गवर्नमेंट ने घटा के 3 किए, इसमें एटॉमिक एनर्जी, मिनरल्स और रेल ट्रांसपोर्ट रखा गया। फिर उसके बाद में क्या आता है, अब फ्री लिबरल एंट्री करेगी किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो कि क्या होता था कि मैंने आपको जैसा पढ़ाया था 1980s में, गवर्नमेंट क्या कहती थी कि हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बचाना है, हमको ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बचाना है जो कि ग्राउंड लेवल पे जाके मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच रखनी है।
बट अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच लेके आई। ठीक है, एनेक्सर 3 में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इसमें एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी हाई टेक्नोलॉजी की और हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, जिसमें क्या किया गया, 51% फॉरेन इक्विटी को परमिशन दिया गया, वो भी कैसे, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं होगा, आप डायरेक्ट आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए इसमें। अब क्या होता है, ड्यूरिंग 1919 से 2000 के बीच में द गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑल इंडस्ट्रीज अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप ये देखिए भैया, 1999 से 2000 के बीच में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑटोमेटिक रूट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया जाएगा। ठीक है, 2 रूट्स होते हैं, एक ऑटोमेटिक और एक होता है कि जिसमें परमिशन लेनी पड़ती है, आरबीआई प्लस जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों के लोग होते हैं। ठीक है, फिर इसमें अब क्या किया गया था, मेन एम ऑफ द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव इज टू फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिसको हम एफडीआई के नाम से जानते हैं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कोर एंड प्रायोरिटी सेक्टर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जिसमें हम SEZ भी बनाती है सरकार, एंड लिंकेज विथ एग्रो एंड फार्म सेक्टर। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा एक सेक्टर नहीं छोड़ा जिसमें गवर्नमेंट ने एफडीआई को अलाउड नहीं किया हो, और एफडीआई भी उन्होंने कैसे कर दी, ऑटोमेटिक रूट से कर दिया। ठीक है, कोर एंड प्रायोरिटी सेक्टर से जो 1956 में था उसमें गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में लेके चल रही थी। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि प्रायोरिटी और जो कोर सेक्टर्स हैं उसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करेगा, प्राइवेट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने यहाँ पे आके वो भी ओपन कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स क्या थे। लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स में आता है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो थी, मैंने आपको बताया भी था, 1956 में लाइसेंसिंग राज का स्टार्टिंग होती है, जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर विद शेड्यूल बी में जो होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर विद लाइसेंस करती है। ठीक है, तो उसमें लाइसेंसिंग राज को ख़त्म कर दिया गया, और ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर और द एंड ऑफ रेड टेपिज्म। ठीक है, फिर डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए, कुछ हमारे टैक्स में रिफॉर्म्स आए। मैं सब चीज़ें बताऊंगा भी आपको आगे डिटेल में, मैं आपको ये 6 चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या है। ठीक है, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर किया गया, और फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स कुछ किए गए, जैसे सेबी वगैरह आया। ठीक है, इस तरीके से टैक्स में रिफॉर्म्स किए गए कि हमारे टैक्स रेट में कुछ कमी आई एंड किस तरीके से ओपन किया गया। फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म्स किए गए क्योंकि हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी ज़्यादा कम था, तो गवर्नमेंट को खोलना ही पड़ा। फिर वैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी थी उसमें भी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स कुछ किए। ठीक है, हम आगे देखते हैं लिबरलाइजेशन में क्या हुआ। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज, सबसे पहले यही होता था, लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया तो इसको हटा दिया। ठीक है, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाँ, मेन चीज़ जो थी इसमें कि कुछ इन्होंने अभी भी जो हमारी SSIs थी उनको रिजर्व कर दिए गए, कुछ जैसे कॉटेज इंडस्ट्री वो आज भी रिजर्व ही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं आज भी उनको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा। उसमें ये रहता है कि वो इंडस्ट्रीज कैसे भी ख़त्म ना हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती रहे। ठीक है, जो प्राइस फिक्सेशन जो पहले गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि हम ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम प्रोडक्ट्स को कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब आप यहाँ पे देखो कि भाई कि फोटो देखो, कार्टून कितना अच्छा है कि इसमें मोनोपोली है और पब्लिक सेक्टर्स की, जिसको प्राइवेट सेक्टर और MNCs आके अब इनके नीचे से निकाल ले गए। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये सब पॉलिसीज आई तो प्राइवेट सेक्टर और जो MNCs थे उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला और उन्होंने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आके काम भी किया। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। क्या होता था कि जैसे सीमेंट बनता है, ठीक, इंडिया में काफ़ी समय तक लोग कह रहे हैं कच्चों घरों में रहते थे, तो उसका मेन रीज़न ये नहीं है कि लोगों के पास में पैसा नहीं होता था। उस टाइम पे क्या होता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाहर से सामान लेके आना पड़ता, मतलब मिनरल्स को लेके आना पड़ता था सीमेंट बनाने के लिए, और कुछ ऐसी मशीन्स होती थी जो सीमेंट्स को बनाती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती थी ना कि उनको रेगुलेट करके रखती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिजर्व बहुत कम है, फॉरेन रिजर्व है ही नहीं, डॉलर्स में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, ज़्यादातर मशीनरी आपको डॉलर्स में खरीदनी पड़ती है। तो आप क्या करोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन मशीन्स को बाहर से मंगवाती नहीं थी, मतलब कि कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया कि सिर्फ आप ही बनाओगे और जितना हम कहेंगे आप उतना ही क्वांटिटी में बनाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो और उसको फिर पूरे खुलेआम मार्केट में बेच दोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट करती थी, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी सीमेंट खरीदने में। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे ब्रेड भी होता था उस टाइम पे, तो ब्रेड भी इतना खुलेआम नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती थी, तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को पहले रेगुलेट कर रखा था, लेकिन जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी लानी पड़ी तो इन सब चीज़ों को हटाना पड़ा गवर्नमेंट को। अब हम आगे देखते हैं, तो द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एब्लिश्ड द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज।
ठीक है। सर्टेन इंडस्ट्रीज हमारी कौन सी थी जिनके लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न रखा गया, सिक्योरिटी थी। भैया आप ऐसा नहीं है ना कि एफडीआई को अलाउड कर रहे हो तो आप अपने सिक्योरिटी के साथ में कोई खिलवाड़ कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिक्योरिटी हो गया, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हो गए, सोशल रीजंस हो, क्योंकि हमारी सोशलिस्टिक ही अप्रोच रही है हमेशा से। तो सोशल कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट आपको रेगुलेट करेगी, ठीक है। हजार्डस नेचर के होगा, केमिकल्स आप बनाओगे, ऐसा नहीं आप कुछ भी आके यहाँ पे बनाते रहोगे, ठीक है। तो ये क्या 6 तरीके की जो इंडस्ट्रीज है वो क्या थी, अल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डस केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ठीक है। एरोस्पेस जिसको आज भी जिसमें आज भी गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं लिमिटेड ही रखती है और काफ़ी ज़्यादा उसमें ओपन नहीं किया आज भी गवर्नमेंट, ठीक है। डिफेंस एंड ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है हमारी इंडिया की वो, ठीक है। और इंडस्ट्रियल जो एक्सप्लोजिव्स हैं, ठीक है। आप इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट का लाइसेंस ही लगेगा, ठीक है। 6 तरीके की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लेना। नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच हैव बीन डी लाइसेंस, ठीक है। अब इनके अलावा जितनी भी कंपनीज थी उनको डी लाइसेंस कर दिया गया था और उनके लिए गवर्नमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप हमसे आके लाइसेंस लो, क्योंकि लाइसेंस राज को खत्म कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या किया गवर्नमेंट ने जो कमर्शियल बैंक्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आपको पता होगा सेबी कब आया था, जब हमारी इकोनॉमी कब खुलती है, 91 में खुलती है। और सेबी इंडिया में कब आता है, सेबी इंडिया में आता है 1992 में, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज को लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंडिया के उसको बढ़ावा दिया गया। फिर क्या किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी बैंक्स में उसको 50% तक बढ़ा दिया गया, मतलब कि 50% फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आप कर सकते हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं FIIs एंड एक होता है FPIs, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज भी रहते हैं, ठीक है। FIIs का मतलब ये होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ज़्यादातर वो किस में आती है कि एक बल्क में इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। आपका मतलब बल्क में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पास में इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं और वो इन्वेस्टमेंट लाके करती हैं। FII काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू FPIs, ठीक है। FPIs क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब कि वो आपके शेयर मार्केट में आके या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे या उसको टेक ओवर कर ले, तो ये FPIs में आता है, ठीक है। तो ये मेन जो डिफरेंस है FII और FPI में यही है कि FII हमारा बल्क में रहेगा एंड FPI जो रहेगा वो छोटे में रहेगा, प्लस FII हमारा जो रहेगा वो स्टेबल नेचर का रहेगा, ठीक है। और FPI जो रहेगा वो हमारा स्टेबल नेचर का ना रह करके वो कभी फ्लक्चुएट कर सकता है मार्केट में, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि मर्चेंट बैंकर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पेंशन फंड्स हो गया, तो इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने कि FIIs को अलाउड कर दिया, ठीक है। ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए। फिर उसके अंदर क्या है, टैक्स रिफॉर्म्स आया। गवर्नमेंट क्या करती थी ना, पहले बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स चार्ज करती थी। 1956 में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्स चार्ज स्टार्ट करना, लेकिन 1980s के सब्सिक्वेंटली आते आते वो चीज़ें कम होती गई, बट वो तब भी इतना ज़्यादा कम नहीं था, वो डिस्करेजिंग था लोगों के लिए कि लोग क्या करते थे अपनी इनकम को डिस्क्लोज ही नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मॉडरेट रेट्स अपनाए कि ठीक है आपके ऊपर अब हम कम टैक्स लगाएंगे, आप अपनी वॉलंटरीली अपनी जो इनकम है उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, ठीक है। हम बहुत ही लिबरल वे में उसमें आपके ऊपर ज़्यादा कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ उसमें पॉइंट्स रखे गए, जैसे अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है कुछ रिफॉर्म्स, तो वो इस तरीके से तब भी लेके आई थी, ठीक है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ रिफॉर्म्स इन दिस एरिया सिंप्लीफिकेशन किया गया टैक्स रेट को, इनकरेज बेटर कंप्लेंट्स ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, मैनी प्रोसीजर। अब क्या किया गया कि उस टाइम पे भी कि काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे अगर हम देखें जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट को सुगम लेके आना पड़ता है। एक स्कीम है जो गवर्नमेंट टैक्स की, तो वो इसीलिए लेके आनी पड़ती है कि लोगों को टैक्स जो है वो सिंप्लीफाइड हो सके। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा टैक्स को रिजिड स्ट्रक्चर बना के रखा होगा, तो गवर्नमेंट ने उसको भी सिंप्लीफाई किया। गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स थे, गवर्नमेंट ने उनको भी कम किया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोगों को जो टैक्स रेट है उसको कम करेंगे, प्लस हम अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करेंगे, प्लस हम उसको थोड़ा सा प्रोसीजर को क्या कहते हैं उसको कि मतलब इतना ज़्यादा सिंपल कर देंगे कि एक जो आम आदमी है उसको भी अपने टैक्स की चोरी नहीं करनी पड़े। वो ये नहीं सोचे कि भाई टैक्स भरने जाऊँगा तो यहाँ फंसूंगा वहाँ फंसूंगा, अब आइए टैक्स भरिए, ठीक है। और वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम भी किया गया। फिर उसके बाद में क्या आता है, गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी लेके आई। तो इसमें क्या किया, ये फर्स्ट टाइम का ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिफॉर्म्स किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जो पहले हमारा चलता था फेमा, तो फेमा को हटा के 1999 में पहले फेरा चलता था, 1973 में आया था, और फिर फेरा के बाद में फेमा आया 1999 में, ठीक है। तो फेरा क्या करता था, फेरा जो था वो रेगुलेट करता था, फेमा को क्या काम दिया गया कि वो मैनेज करेगा फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है।
द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वॉज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये फर्स्ट तरीके का ही अपने रिफॉर्म्स है, इससे पहले जितनी पॉलिसीज आई उसमें कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म नहीं आ पाया। ठीक है, द रूपी वॉज डिवैल्यूड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिवैल्यूशन किया गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, मार्केट में आपका जो पैसा है, रुपी जो है वो सस्ता हो गया, तो आपके यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ जाता है। फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी किया गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं करेगी। अब आप अपनी जो भी हमारे गवर्नमेंट, अब देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो डिवैल्यूएशन मतलब ये होता है कि डिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट बोले तो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो अपनी कुछ पॉलिसीज लेके आती है और उसके अंदर डिवैल्यूट करती है। मतलब कि गवर्नमेंट ने अपने पैसों को खुद ही, अपनी करेंसी को खुद ही डिवैल्यूट कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू को कम कर दिया ताकि वो मार्केट में और भी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो सके। लेकिन जब डेप्रिसिएशन होता है मार्केट में, तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो मार्केट के फ्री फ्लो पे होता है, कि मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो उसको रेगुलेट करती है उसके प्राइस को। जिस तरीके से आज हमारा जो इंडियन जो रुपये है वो डॉलर के अगेंस्ट में कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे 73, कभी 74, कभी 75, तो इस तरीके से 73 से 75 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये जो है ये डेप्रिसिएशन इन द करेंसी होता है। ठीक है, और डिवैल्यूएशन इन द करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले तो कि हमारे जो RBI है उसके कहने के अनुसार। ठीक है, फिर क्या किया गया, फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए गए कि आप जितना भी हमारे यहाँ पे ट्रेड होता है उसको लिबरलाइज ट्रेड करेंगे, हम अपने मार्केट्स को खोल देंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजाइन वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिव था उसको बढ़ाना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाना है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एंड टेक्नोलॉजी है उसको भी लेके इंडिया में आना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जो मैंने आपको सीमेंट का जो एग्जांपल दिया था वो, टैरिफ रेट्स में रिडक्शन किया गया, रिमूवल ऑफ लाइसेंस किया गया। ठीक है, फिर अब ये तो हो गया हमारा लिबरलाइजेशन पूरा हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स ऊपर बताए थे, तो वो लिबरलाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है इसमें। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, फिर प्राइवेटाइजेशन लेके आती है। LPG था ना, तो L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन में क्या करती है, गवर्नमेंट के पास देखो दो तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन के, कि गवर्नमेंट एक तो क्या कर सकती है कि अपने पूरे शेयर्स को बेच दे। आपने अपने शेयर्स लिया, आपने किसी भी कंपनी को या मार्केट में खोले, हम आपने कहा कि हम अपने शेयर्स को बेचना, आपको खरीदना, आप खरीद आके। ठीक है, बिडिंग के थ्रू, वो कैसे भी हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में जाके। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना कि उसको अपने शेयर्स को बेच देती है। और एक तरीका क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने मैनेजमेंट को प्राइवेट ओनरशिप में दे दे, या उसमें अपनी जो वो हिस्सेदारी है उसको 51% कर 49% कर दे, कि दूसरे जो प्राइवेट हैं 51% वो लोग भी अपने उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स को अपॉइंट कर सकें। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या करते हैं गवर्नमेंट दो तरीके से, एक तो क्या है कि बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप, या अपना ओनरशिप ही अपनी बेच दी। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज की किसको देती, प्राइवेट कंपनीज को देती। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, की आप अपनी कंपनी को बेच दो। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को बेच दो सीधे सीधे। अब प्राइवेटाइजेशन से होता क्या है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ PSEs, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी करती आ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट है ये। इट ऑल्सो emphasized that private capital and managerial capabilities could be effectively utilized। अब ऐसा क्या होता है कि भाई जो पब्लिक कंपनीज हैं वो नहीं चल पाती, लेकिन जैसे वो प्राइवेट के हाथों में आती हैं वो सही से काम करने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेन रीज़न इसका यही है कि पब्लिक सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा घोटाले होते हैं, या हम कहते हैं जिसको करप्शन होता है, और प्राइवेट में वो थोड़े करप्शन कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि जितना कंपनी का प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट सीधा का सीधा मेरे पास ही आएगा। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में तो आपको भाई सैलरी मिलती है, आप अपनी सैलरी से मतलब रखते हो, और ऊपर से आप करप्शन करके और भी पैसा अपना निकाल लेते हो। बट प्राइवेट में क्या है कि जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके शेयर्स हैं उसमें, तो वो प्रॉफिट आपके उसमें आएगा। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है कि पब्लिक को प्राइवेट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने इन्फ्लो किया FDI का, कि आप हमारी जो PSEs हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, PSEs बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी, और कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी भी दिया, उनमें मैनेजरियल जो डिसीजन थे, ठीक है, उसमें अलग से लोगों को हायर किया गया, बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाए गए अलग से। ठीक है,
और स्पेशल स्टेटस दिया गया जैसे महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब लिस्ट तो इनकी काफ़ी बड़ी क्योंकि इनमें कुल मिला के लगभग 100 कंपनीज हैं। बट मैं आपको बताता हूँ महारत्ना में है लगभग हमारी इंडिया में 10 कंपनीज हैं। ठीक है, महारत्ना में जितनी हमारी अच्छी अच्छी कंपनीज हो ज़्यादातर महारत्ना में आती हैं। ठीक है, इसमें हमारी हैं 10 कंपनीज हैं। फिर आती है हमारी नवरत्ना, नवरत्ना में लगभग है इसमें 14 कंपनीज हैं। ठीक है, और मिनी रत्ना में बाकी के बचती जो कंपनीज हमारी वो हैं लगभग हमारी कंपनी 74। ठीक है, तो आप इनका एडिशन करोगे तो लगभग ये 100 कंपनीज ही बनती हैं, जैसे 98 कंपनीज बनती हैं। ठीक है, ये 10 है। तो ये क्या है कि ये कंपनीज हैं, मिनी रत्ना में 10 कंपनीज, महारत्ना में 10 कंपनीज, नवरत्ना में 14 एंड मिनी रत्ना में 74। इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है और आपको लिस्ट याद करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो आप अभी बस इतना याद रखो कि महारत्ना में 10 है, नवरत्ना में 14 है, मिनी रत्ना से 74। फिर क्या आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन, इसमें कंप्लीट हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा नहीं होता कि गवर्नमेंट क्या करती है अपने शेयर्स को सेल कर देगी या उनकी प्राइवेट ओनरशिप दे देगी या मैनेजमेंट में चेंजेस कर देगी, ऑटोनॉमी दे देगी। ठीक है, स्पेशल स्टेटस दे देगी, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी प्राइवेटाइजेशन हो जाता है इस तरीके से। फिर आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ी टर्म है, मतलब कि इसको आप जितना ज़्यादा समझो उतना ही कम है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का जो बहुत ही सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द कंट्री विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। आप इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया हमारा समाओ यहाँ पर है, यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, आप अपनी इकोनॉमी को खोल देते हो, ये चाइना के साथ में, इधर पाकिस्तान के साथ में, इधर रशिया के साथ में भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप इधर यूएस के साथ में भी ट्रेड करते हो, आप इधर जो कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया उसके साथ में, इधर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ में ट्रेड करते हो, इधर आप इंडोनेशिया के साथ में ट्रेड कर रहे हो, आप इधर मैक्सिको के साथ में, ठीक है, कनाडा के साथ में। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि अपनी इकोनॉमी को चारों तरफ खोल दिया आपने, इधर यूरोप में भी आप जाते हो। ठीक है, तो यही है मेन बात, यही है कि आपकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा खुलेगी आप उतना ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हो जाते हो। और ग्लोबलाइजेशन का मेन मतलब यही है कि आप अपनी इकोनॉमी को खोल दीजिए, जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उनको ख़त्म कर दीजिए। वर्ल्ड को हम एक मार्केट की तरह देखेंगे, हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, उसको हम एक मार्केट की तरफ देखेंगे कि हमारा इंटीग्रेटेड मार्केट, जिस तरीके से एक कंट्री होती है उसी तरीके से हमारा एक वर्ल्ड भी होगा जो इंटीग्रेटेड मार्केट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग ग्लोबलाइजेशन का यही है। एंड क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद से हमेशा से इंडियन इकोनॉमी को क्या किया, क्लोज रखा गया, मतलब उसको बंद ही रखा गया। लेकिन जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 वाली, तो इसमें हमारे को इंडियन इकोनॉमी को खोलना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF का काफ़ी ज़्यादा दबाव था। तो जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो भाई ऐसा थोड़ी कि प्राइवेट सेक्टर आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, FDI US से FDI आया आपके यहाँ पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियन कस्टमर्स को ही टारगेट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पूरे वर्ल्ड लेवल को देखता है, वो चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बने और पूरी दुनिया में बिके। ठीक है, मतलब आप इंडिया में बनाइए और पूरी दुनिया में उसको बेच दीजिए। तो यही है ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आप अपनी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसको ख़त्म कर दीजिए, ट्रांसकेंडिंग इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को बढ़ाइए, सोशल कुछ भी आप ऐसा मत रखिए, मतलब ऑब्लिगेशन मत लगाइए, टैरिफ्स मत लगाइए। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन से, मैं तो ये सोचता हूँ कि वर्ल्ड में इंडिया एंड चाइना ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनको ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुअर कंट्रीज थी उस टाइम पे। आज तो चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया और इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पुअर कंट्रीज थी, अपनी कैपिटल नहीं है अपने पास में। ठीक है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है और आपकी इकोनॉमी लोग गिरती ही जा रही है। आप बाहर से सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट कर पाते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपनी कंट्री में बना के भी कुछ सामान को एक्सपोर्ट कर सकें ताकि आपके यहाँ पे फॉरेन रिजर्व बढ़ सके। ठीक है, तो इंडिया ने जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा किया वो किया आउटसोर्सिंग से। हमारी जो BPO जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉल सेंटर्स हैं, आज भी वर्ल्ड में, मतलब आप उस टाइम पे तो छोड़ो, आज वर्ल्ड में लगभग 60% जो BPOs हैं वर्ल्ड के वो इंडिया में चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सर्विस नहीं आउटसोर्सिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस जैसे कि BPO, कॉल सेंटर्स, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी। आज वर्ल्ड की लगभग 85 to 90% जो हमारी जो वो है क्या कहते हैं अकाउंटेंसी है जो वर्ल्ड की, या अकाउंटिंग है, प्रोसीजर्स हैं, या बुक्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज बनती हैं वो इंडिया में 85 to 95% कंपनीज की जो अकाउंटेंसी बैलेंस शीट है या टैली होने के लिए इंडिया में ही आती हैं। विदाउट इंडिया में प्रोसेस होकर वो नहीं जा सकती 85 to 90%। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया को इससे कितना ज़्यादा फायदा हुआ, कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज हैं,
बैंकिंग सर्विस में सिर्फ और सिर्फ हमको मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा एसबीआई कहाँ काम कर रहा है, ये सब नहीं। इसमें आता है कि इंश्योरेंस, मर्चेंट इंश्योरेंस की मतलब आप शिप में जा रहे हो, ठीक है, शिपिंग इंश्योरेंस, तो ये सब कुछ उसमें होता है। फिर म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन। और बुक ट्रांसक्रिप्शन मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग जो प्रेस है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लो रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज बाहर से इंडिया में आके करवाती हैं, ठीक है। क्लिनिकल एडवाइस, क्योंकि इवन टीचिंग आर बीइंग आउटसोर्स बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मतलब इंडिया को आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कि कितने ज़्यादा इंडिया के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में था। पहले क्या था कि छोटी छोटी कंट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनमें बीपीओ यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। फिर कॉल सेंटर्स नहीं चलते भाई, क्यों? पब्लिक सेक्टर क्यों काम करेगा, कॉल सेंटर क्यों सेटअप करेगा? उसके बाद अपने सैलरीज पैसे देने के लिए वो कॉल सेंटर्स क्यों बनाएगा, ठीक है। उसकी अकाउंट पब्लिक सेक्टर की जो बुक्स हैं वो कौन मेंटेन करेगा? वो सीएजी मेंटेन करता है। आप प्राइवेट सेक्टर को नहीं बढ़ावा दे सकते उसमें। बैंकिंग सर्विस आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, आप उन्हीं से काम ले रहे हो। म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इन सबको आउटसोर्स किया गया, मतलब बाहर से कंपनीज आई, यूएसए से बड़ी बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने इंडिया में सब कुछ आउटसोर्स करना कर दिया, क्योंकि इंडिया में जो लेबर था काफ़ी ज़्यादा चीप था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा लो था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको 20,000 रुपये आपको कुछ डॉलर्स में पे करना पड़ रहा है वहाँ पे अपने यूएसए में, आप यहाँ पे आके उसको कुछ ही डॉलर्स में पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होने की वजह से इंडिया में जो लेबर था वो काफ़ी ज़्यादा चीप था, तो उसकी वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता था। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये आउटसोर्सिंग जो है प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया को ही मिला, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मैं कहूँगा तो वो इंडिया को ही हुआ, ठीक है। जैसे अगर हम कहेंगे आज के टाइम पे कि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, तो उसी तरीके से इंडिया वर्ल्ड की ऑफिस है, मतलब जितना भी ऑफिशियल काम होता है वो सब इंडिया से ही होके जाता है। जैसे बीपी हो गया, ऑफिशियल काम, भाई ऑफिस में बैठ के ही आपको काम करना है, आपको फैक्ट्री में जाके काम नहीं करना। रिकॉर्ड कीपिंग है, बुक प्रिंटिंग है, क्लिनिकल एडवाइसिंग है, टीचिंग है, फिल्म एडिटिंग है, ये सब काम कैसे होते हैं? ऑफिस में बैठ के होते हैं। तो इंडिया क्या किया कि वर्ल्ड का एक ऑफिस बन के बाहर आया। जिस तरीके से चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री बना, उसी तरीके से इंडिया 1991 के बाद में एक अपने आप को एक मजबूत एक वर्ल्ड ऑफिस के रूप में देखा, ठीक। तो ये तो थी आपकी तीनों चीज़ें, मैंने इसमें आपकी कंप्लीट करी। एलपीजी को अब मैंने पूरा कंप्लीट किया। अब इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इसके इंडिया में इम्प्लीकेशंस क्या क्या हुए, हमारी 1991 की जो पॉलिसी आई उससे इंडिया पे क्या क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। फ्री ट्रेड आया, और किस तरीके से मतलब आम आदमी किस तरीके से और गरीब होता गया, कुछ हमारे जो सेक्टर्स थे वो और भी ज़्यादा पिछड़ते गए, कुछ सेक्टर जो नहीं थे उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ने लग गए, और वो किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक पेस को पकड़ा। तो वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। इस क्लास को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।